गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डायगोनलाइजेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे तो इसके अंदर जितने भी हमारे टर्म्स यूज़ होंगी वो सब हम पहले पढ़ चुके हैं, पर उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। डायगोनलाइजेशन का हमारा फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू पी इनवर्स ए इंटू पी, वेयर हेयर ए एंड डी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड पी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती थी? इन विच रो एंड कॉलम्स आर इक्वल। अगर आपके मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल हैं तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती थी? जिसमें हमारा इन्वर्स जीरो नहीं होता था, यानी अगर हम पी का इन्वर्स जो निकालेंगे वो कभी भी जीरो नहीं आ सकता। अगर वो जीरो आ गया तो उसका डायगोनलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। डी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डायगोनल मैट्रिक्स को। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? एलिमेंट्स ओनली एट द डायगोनल पोजीशन, यानी जिसके केवल डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं आपके जीरो। पी को हम क्या बोलते हैं? मॉडल मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, जब भी आएगा ये कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्योंकि अपना में एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए इक्वल्स टू 1 2 -2 1 2 1 -1 -1 और 0। तो इसमें हमारे पास 3 रो हैं, 3 कॉलम है, यानी 3x3 की मैट्रिक्स है। रो और कॉलम सेम है, यानी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही इसमें आगे हम कुछ काम कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यानी इसका डायगोनलाइजेशन पॉसिबल है। तो हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर? फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स यानी पी निकालना है, एंड द रिजल्टेंट डायगोनल मैट्रिक्स यानी डी निकालना है। दूसरी बात एक मैं आपको बता दूं, डायगोनल मैट्रिक्स यूनिक नहीं होती है। जरूरी नहीं जो आंसर मेरा है वही आंसर आपका है। क्यों? क्योंकि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो ईगन वेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और ईगन वेक्टर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ईगन वेक्टर जरूरी नहीं है कि वो यूनिक आए। ईगन वैल्यूज यूनिक होती हैं पर ईगन वेक्टर यूनिक नहीं होते। बट आंसर आपका कुछ आए और चाहे हमारा कुछ, किसी भी मेथड से कर लीजिए, आंसर हो सकता है आपका अलग अलग आए, बट आएगा वो हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स, यानी हमेशा केवल डायगोनल पे ही एलिमेंट आएंगे। हो सकता है किसी का एलिमेंट 1 2 3 आ जाए, हो सकता है किसी के -1 -2 -3 आ जाए, बट आएंगे केवल डायगोनल पोजीशन पे। तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स का पहला स्टेप क्या होता है? डायगोनलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स कैसे बनती थी? डायगोनल वाली मैट्रिक्स में से लैम्डा को माइनस कर दो, तो यानी 1 माइनस लैम्डा होगा, 2 माइनस लैम्डा होगा, 0 माइनस लैम्डा होगा। तो करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बन गई। जब करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बन जाती थी तब फिर हम उसकी क्या निकालते थे? करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते थे। वो कैसे निकलती थी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता था? प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। जब आप फर्स्ट एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री करेंगे तो आप ये दोनों और ये दोनों एलिमेंट लिखेंगे। जब आप 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री करेंगे तो 1 और -1 आएगा, 1 और 0 माइनस लैम्डा आएगा। और जब आप -2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री करेंगे तो 1 और -1 आएगा, 2 माइनस लैम्डा और -1 आएगा। तो जब वो पूरी की पूरी इक्वेशन बन जाएगी, उसके फैक्टर करने के बाद आपकी इक्वेशन बन के आएगी -λ+1 इंटू λ+1 इंटू λ-3 इक्वल्स टू 0। ऑन सॉल्विंग वी गेट लैम्डा इक्वल्स टू -1, लैम्डा इक्वल्स टू -1, लैम्डा इक्वल्स टू +1 और लैम्डा इक्वल्स टू 3। तो टोटल हमारे पास है 3 ईगन वैल्यूज निकल के आ गई, -1 +1 और 3। ईगन वैल्यू बिल्कुल आपको ऐसे ही निकालनी है जैसे हम लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर ही चुके हैं, ईगन वैल्यू ईगन वेक्टर। फिर सिमिलरली आप ईगन वेक्टर निकालेंगे, एक बार 1 के लिए, एक बार -1 के लिए, एक बार 3 के लिए। क्योंकि हमारे तीनों के तीनों ईगन वैल्यूज डिफरेंट हैं तो हमारे तीनों ईगन वेक्टर बिल्कुल डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो एक बार हमने लैम्डा इक्वल्स टू 1 रखा। ईगन वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? ए माइनस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। यानी ये जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स थी, इसमें एक बार आप लैम्डा की जगह 1 रख देंगे, एक बार -1 रख देंगे और एक बार 3 रख देंगे। और एक्स की जगह क्या आएगा आपका? x1 x2 और x3। तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 रखा तो पहला ईगन वेक्टर कितना आ गया आपके पास? -2 1 और 1, -1 रखा। दूसरा ईगन वेक्टर आ गया -2 1 और -1, और तीसरा ईगन वेक्टर रखा 2 1 और -1। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ईगन वेक्टर निकल के आए हैं ये जरूरी नहीं जो मेरे आए हैं यही आपके आ रहे हो, क्योंकि ईगन वेक्टर यूनिक नहीं होते हैं। यूनिक क्यों नहीं थे? क्योंकि ईगन वेक्टर हम जो निकालते थे विद द हेल्प ऑफ स्केलर के की हेल्प से निकालते थे। हम इक्वल टू के मानते थे, नहीं मानते थे। और के की हम जो वैल्यू रखते हैं वो 1 0 0 1, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट कुछ भी रख सकते हैं। तो हो सकता है मैंने 1 0 रख के निकाले हों और हो सकता है 1 1 रख के निकाल रहे हो आप। तो इसलिए सबके ये अलग अलग आ सकते हैं, जरूरी नहीं जो मेरे आए हैं वही आपके आए हो। पर मेथड आपको वही फॉलो करना है जो हम करते हैं। आप किसी मेथड से मेथड आप कोई सा लगा लो, पर आंसर आपका जरूरी नहीं कि जो मेरा है वही आपका है। डिपेंड करता है कि आपने के की वैल्यू क्या लेट की है। मैंने के की वैल्यू जो मानी है, मैंने सपोज कर 1 1 मानी, हो सकता है आपने 1 0 मानी हो, तो हो सकता है कि आपका आंसर अलग आए।
मेरा आंसर अलग है। बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी आपके इगन वेक्टर्स आएंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इगन वेक्टर -2 1 1 1 आए हैं, तो ये किन्हीं भी दो इक्वेशन को लेके आएंगे, ये दोनों, ये वाला इगन वेक्टर उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली मेरा ये वाला जो इगन वेक्टर्स आया है, ये जिस इक्वेशन की जिन दो इक्वेशन की हेल्प से निकला है उन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली तीसरा वाला भी उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इगन वेक्टर निकालने के बाद इन वैल्यू को उस इक्वेशन में रख के जरूर देख लीजिएगा कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और वो इक्वेशन कोई सी भी दो रो से आप उठा सकते हैं, बस जो रो दोनों के दोनों डिफरेंट हो। इगन वैल्यू इगन वेक्टर निकालने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जो हम करते थे। तो यानी जब भी डायगोनलाइजेशन करने के लिए आएगा, तो पहले आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, उसके बाद इगन वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद इगन वेक्टर निकालना है। उसके बाद हमारी मैट्रिक्स बनेगी पी। पी स्टैंड फॉर मॉडल मैट्रिक्स। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 x2 और x3। x1 यानी पहला इगन वेक्टर -2 1 और 1, कॉलम वाइज एंट्री कर दीजिए। दूसरा इगन वेक्टर -2 1 और -1, और तीसरा इगन वेक्टर 2 1 1 और 1। ये इगन वेक्टर जो हम पीछे निकाल के आए हैं वो हमने एज इट इज कॉलम वाइज एंट्री कर दी है। डी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, P इनवर्स AP, यानी आपको क्या निकालना पड़ेगा, P का इनवर्स निकालना पड़ेगा। इनवर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, एडजॉइंट ऑफ P डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो डिटर्मिनेंट ऑफ P तो आपका -8 आएगा, सोल्व करके देख लीजिएगा। डिटर्मिनेंट आएगा आपका -8। डिटर्मिनेंट वही प्लस माइनस प्लस, P का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी -2, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। -2 के लिए एंट्री करोगे तो ये दोनों और ये दोनों आएंगे। इस वाले -2 के लिए एंट्री करेंगे तो ये दोनों और ये दोनों आएगा, और इस 2 के लिए एंट्री करोगे तो ये दोनों आएंगे। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट P। एडजॉइंट P निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर। कोफैक्टर हम कैसे निकालते थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के लिए एंट्री, रो के सेकंड एलिमेंट की एंट्री, रो के थर्ड एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री। फिर ऐसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। जिस भी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम एंट्री करते थे, उस वाली रो का और उस वाले कॉलम का कोई भी वैल्यू वहाँ नहीं आती थी। बाकी की जो 4 वैल्यू बचेंगी वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम एडजॉइंट कैसे निकालते थे, जो हमारी यहाँ से कोफैक्टर की मैट्रिक्स बन के आती थी, हम उसका क्या कर देते थे, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है आपका, एडजॉइंट। सारी वैल्यू को आप पुट कर देंगे तो P इनवर्स निकल के आएगा आपका 0 -4 -4 2 0 4 -2 -4 और 0 डिवाइड बाई -1/8। P इनवर्स आपका ये निकल के आ गया। ठीक है, अब आपको D निकालना है। D इक्वल्स टू क्या होगा, P इनवर्स AP। यहाँ पे जरूरी नहीं P इनवर्स और P आपका सेम आए भाई, जो मेरा P आ रहा है, ये P मेरा कहाँ से बन के आया है, ईगन वेक्टर से बन के आया है। और मैं अभी पहले ही कह चुका हूँ ईगन वेक्टर सेम होने जरूरी नहीं है। तो हो सकता है कि आपका P कुछ हो रहा है और ये वाला P कुछ और हो रहा हो। तो सिमिलरली जब P चेंज होगा तो P इनवर्स भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बट जो फाइनल आंसर होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल के एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं पर बाकी सारे एलिमेंट जीरो ही होंगे। तो डी इक्वल्स टू क्या निकलेगा, P इनवर्स AP। तो यहाँ पे आपने P इनवर्स की वैल्यू रख दी, ये आपने A की वैल्यू रख दी, और ये आपने P की वैल्यू रख दी। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले P इनवर्स और A की मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई आप P से करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे होती थी, रो की कॉलम से, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई फिर सिमिलरली इसकी उस फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एंड सोना आप करते चले जाएंगे। और सॉल्व करके आपका क्या बचेगी, डी बच के आएगा। अगर आप यहाँ चेक कर सकते हैं, केवल आपके डायगोनल वाली पोजीशन पे तो एलिमेंट हैं, बाकी आपके सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वाले एलिमेंट हो सकते हैं आपके कुछ हो रहा है, पर यहाँ बाकी सब पोजीशन पे आपकी क्या बचेगी, जीरो। क्योंकि डायगोनलाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है उसके केवल डायगोनल पे एलिमेंट होते हैं, बाकी कोई एलिमेंट नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, ईगन वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ईगन वेक्टर भी निकालने पड़ेंगे, फिर इन्वर्स भी निकालना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। पर ये अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक्स के अंदर से। क्वेश्चन के आने के चांसेस के बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, थैंक यू। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।